Hello everyone, I'm Astha and welcome to गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में बात करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसके लिए आप आफ्टर 12th एलिजिबल होते हैं, आप 12th पास हैं तो आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर की जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके थ्रू आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती हैं, सेंट्रल लेवल की जो डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें आप स्टेनोग्राफर पोस्ट पर भर्ती होते हैं। काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट से, आप सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज रहेंगे, आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह रहेगी, अच्छे डिपार्टमेंट्स में रहेगी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो। एसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है, सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, दोनों ही ग्रेड की जो पोस्ट रहती हैं उनके लिए हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट क्या रहती है दोनों के लिए, क्योंकि ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए एज डिफरेंट रखी जाती है। सो ग्रेड सी और ग्रेड डी में एज लिमिट क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी क्या रहता है, किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए सैलरी भी डिफरेंट रहती है, तो सैलरी क्या रहेगी दोनों ग्रेड्स के लिए, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी अगर आप अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड रहेगा। एंड स्किल टेस्ट में भी ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर रहता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा, और अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी ये दो अलग अलग ग्रेड की पोस्ट हैं, तो ये किस ग्रुप में आती हैं। सो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी के अंतर्गत आती है, एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो पोस्ट रहती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। दोनों ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट है लेकिन ग्रेड अलग है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। तो ग्रुप सी एंड ग्रुप बी ये दो ग्रुप्स में रहती हैं, ग्रेड सी थोड़ा सा हायर रहती है, ग्रेड डी थोड़ा कम रहेगा। सो ग्रेड सी ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी एंड ग्रेड डी ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की, क्योंकि दोनों ही ग्रेड अलग हैं, ग्रुप्स अलग हैं, तो इसमें सैलरी में भी डिफरेंट होगा, सैलरी में अंतर रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए सैलरी देखेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो सैलरी रहती है, दो ग्रेड पे से यहाँ पर सैलरी रहेगी, ग्रेड पे 4200 और ग्रेड पे 4600। ओके, क्योंकि ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में हैं, तो ग्रेड पे 4200 पर भी है कुछ पोस्ट एंड ग्रेड पे 4600 भी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए क्या सैलरी रहेगी, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए सैलरी ग्रेड पे 2400 रहेगी। ओके, सो ये क्लियर हुआ। ग्रुप सी की पोस्ट है क्योंकि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो यहाँ पर ग्रेड पे 2400 रहेगा, और ग्रेड बी के लिए 4200 4600 ये 2 ग्रेड पे से पोस्ट रहती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज में रहती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि क्या एसएससी स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट निकलती हैं, वैकेंसी रिलीज होती हैं, इसके लिए ऑल इंडिया से तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं या नहीं। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंट को छोड़ करके। सभी डिपार्टमेंट्स में आप जो भी डिपार्टमेंट्स आएंगे, वैकेंसीज आएंगी एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए, सभी के लिए फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और मेल कैंडिडेट भी। लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जिसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगी, वो है बीआरओ। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो पोस्ट रहती है बीआरओ में, उसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई ही नहीं करेंगी, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीआरओ को छोड़ करके जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, पोस्टिंग आपको मिल सकती है। तो आप अदर के लिए एलिजिबल है, सिर्फ बीआरओ के लिए एलिजिबल नहीं है, बीआरओ में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए एज लिमिट है 18 से 27 साल। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट यही रहेगी। ग्रेड सी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 30 साल होना चाहिए। अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27 मीन्स अगर आप 27 से अबव हो गए तो आप डी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप सी के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम एज रिलैक्सेशन देखेंगे कैटेगरी के अनुसार आपको किस तरह से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का रहेगा। PWD कैंडिडेट जो रहेंगे उनको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज रिलैक्सेशन है। अनरिजर्व कैंडिडेट PWD के लिए 10 ईयर का, PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर का, PWD SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेशन है, डिफेंस पर्सनल के लिए भी यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन। ओके, सो जो भी SSC के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आप सभी अगर आपने अप्लाई किया है, आप मेरे वीडियोस रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा SSC की मैं ज़्यादातर वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसमें आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि सभी के लिए एज रिलैक्सेशन रहता है। अदर जो कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं, लगभग सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, आफ्टर 12th आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होती है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया हुआ है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो ओनली 12th पास से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जैसा कि इसमें स्किल टेस्ट होता है तो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर शॉर्ट हैंड होगा। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मिनिस्ट्रीज में जब भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है तो सिर्फ 12th बेस पर आती हैं, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट होता है। सो आपको शॉर्ट हैंड यहाँ पर स्किल टेस्ट देना होता है, शॉर्ट हैंड आपको सीखनी होती है। इसलिए अगर आपने 12th पास कर लिया और आप इंटरेस्टेड है, पोस्ट काफ़ी अच्छी रहती हैं, ये सेंट्रल लेवल की है, तो आप शॉर्ट हैंड आप सीख लीजिए। ये आपका स्किल टेस्ट सबसे लास्ट में होता है, रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद होता है, तो आपके पास टाइम भी है। अगर अभी भी आप अप्लाई अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं है, लेकिन जब भी हो, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ये अप्लाई करना है आगे इन फ्यूचर, तो आप अभी से शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, स्पीड अच्छी कर सकते हैं। मैं आगे आपको इसकी स्पीड के बारे में भी बताऊंगी, कितनी स्पीड किस ग्रेड पे के लिए किस ग्रेड के लिए रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों हैं। सो 12th पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड आप जरूर सीख लीजिएगा, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट होता है। रिटन एग्जामिनेशन आप अभी देख रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। मीन्स इसमें मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 रहेंगे एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन से 100 रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन, 2 आवर्स का यहाँ पर टाइमिंग आपको दिया जाएगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है, आप जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहें, हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश का पार्ट होता है वो आपको इंग्लिश में ही देना होता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहती है, 0.25 मार्क अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका माइनस कर लिया जाता है। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में, तो स्किल टेस्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये स्किल टेस्ट। द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनके लिए कॉल किया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। ओके, स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है इसमें आपका। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आपका ये टेस्ट होता है। डिक्टेशन 10 मिनट के लिए होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में, जिसमें भी आप करना चाहें। जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं ना, उस टाइम आपको ये फिल करना होता है, तो उस टाइम उसी हिसाब से आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है उस हिसाब से आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट का। स्पीड यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, यानी ग्रेड सी के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड रहती है वो 100 वर्ड पर मिनट रहती है। एंड ग्रेड डी के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड रहती है 80 वर्ड पर मिनट रहती है। सो ये दोनों ग्रेड में अंतर है, ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट और ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें भी आप डिक्टेशन देना चाहें, जिसमें भी आपने सीखी हुई है उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड भी दी गई है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, लैंग्वेज स्किल टेस्ट दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए इंग्लिश में 50 टाइम ड्यूरेशन,
फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल एज पर 7 पैरा, इसमें जो ये जो नोटिफिकेशन है वो प्रीवियस है, तो उस हिसाब से यहाँ पर पैरा के बारे में बताया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी अगर हिंदी में करते हैं तो 65 मिनट्स ड्यूरेशन, एंड यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आपने सीखा हुआ है उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आप पहले ही फॉर्म फिलअप में फिल करना होता है। ये है स्किल टेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30%, मिनिमम 30% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 25% लाना जरूरी है। इसके अलावा जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 20% जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। ओके, सो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए है, और आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। सो ये इस तरह से आपका जो मेरिट तैयार की जाती है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के परसेंटेज के बेस पर तैयार की जाएगी। जो भी आपकी मार्किंग रहेगी उसके बेस पर ये तैयार की जाएगी। सो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर था। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो एसएससी के द्वारा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का अलग से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो आप एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिए, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। एसएससी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी में 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट के लिए रहती है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। ओके, सो अभी मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। एज लिमिट एंड सैलरी को लेकर के, फीमेल कैंडिडेट कहाँ पर एलिजिबल नहीं है, फीस को लेकर के सब कुछ मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।